प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 7वीं गणित विषय में दैनिक जीवन से संबंधित गुणा पर आधारित वर्कशीट क्रमांक 7 के सवालों को समझेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ जैसे एक उदाहरण दिया गया कि एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2021 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो हम जानते हैं कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो मशीन एक दिन में 2825 पेज बना रही है। तो जनवरी माह में मशीन कितने बनाएगी, तो हमको यहाँ पर इससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार का एक सवाल अगला हम देखें, जिसमें दिया गया है कि एक पानी की टंकी में 4645 लीटर पानी आता है। ऐसी ही 17 टंकियों में कुल कितने लीटर पानी आएगा? तो एक टंकी में 4645 लीटर आ रहा है, तो हम इसमें हम लिखेंगे कि एक टंकी में पानी कितने लीटर आ रहा है? तो पानी बराबर 4645 लीटर, इतना पानी आता है। तो 17 टंकियों में कुल कितना पानी आएगा? तो इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 4645 गुणित 17। तो हम यहाँ पर इसका 4645 में 17 का गुणा करेंगे। तो 17 का अगर हमको गुणा करना नहीं आता तो हम 7 का भी कर सकते हैं। तो 7 का जैसे गुणा करें तो 7 का पढ़ा 5 बार, तो 7 पन्ने 35, हासिल के 3 आएंगे। 7 चौके 28, 28 और 3 31 का 1, हासिल के 3, 7 6 42, 42 और हासिल के 3 थे, तो 42 और 3 45 का 5, हासिल का 4, 7 चौके 28, 28 और हासिल का 4 था, तो ये 32 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 5 में 5 बार, 1 का गुणा 4 में 4 बार, 1 6 6 और 1 का गुणा 4 में 4 बार। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ 1 और 5 6, यहाँ 4 और 5 9, 2 और 6 8, 3 और 4 7। इस प्रकार हम देखें कि उन टंकियों 17 टंकियों में कुल कितने लीटर पानी आएगा? तो 78,965 लीटर पानी आएगा। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें कि एक कूलर का मूल्य 6250 रुपये है, तो 325 कूलर का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हमको 6250 रुपये एक कूलर का मूल्य है, तो 325 कूलरों का मूल्य, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक कूलर का मूल्य बराबर 6250 रुपये। तो इसलिए 325 कूलरों का मूल्य तो बराबर 6250 गुणित 325। तो हम इसमें 6250 में 325 का गुणा करेंगे। तो 325 का पहाड़ा हमको नहीं आता, तो हम पहले 5 का गुणा करेंगे। तो 5 0 0, 5 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और हासिल का 1, 5 6 के 30 और 1 31 का, तो 31 लिख दिया। इसी प्रकार हम अब इकाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। 2 0 0, 2 5 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 6 12, तो ये 12 हो गया। इसी प्रकार हम इकाई और दहाई के स्थान पर 0 लिख देंगे, क्योंकि तीसरी संख्या अंक से गुणा कर रहे हैं। 3 0 0, 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18। अब इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ दें, तो यहाँ जोड़ने पर आएगा 0
यहाँ आएगा 5, यहाँ पर 2, 1 और 5 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 7 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 8 10 का 0 हासिल का 1, और ये हो गया 2। तो इस प्रकार से हम देखें तो उसमें कुल 325 कूलरों का कुल मूल्य जो होगा 20,31,000 रुपये, 31,250 रुपये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम भाग की संक्रियाओं पर आधारित वर्कशीट क्रमांक 8 को देखते हैं। तो इसमें बड़ी संख्याओं का भाग, तो बड़ी संख्याओं का हम भाग किस प्रकार से देंगे, तो जिस पर आधारित उदाहरण दिया गया है कि 4,525 में 25 का भाग देना है, इसी प्रकार 6,757 में 24 का भाग देना है। अब हम इन्हीं उदाहरणों के आधार पर नीचे जो सवाल दिए गए हैं इन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 5,240 में 20 का भाग देना है, तो हम इसको भाग देते समय हम 5,240, तो ये भाज्य है और भाजक यहाँ पर 20 है। भाजक मतलब जिसका भाग दे रहे हैं, जो अंदर लिखे हो भाज्य। तो 20 का पहाड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पहले 5, तो ये छोटा है तो 2 अंक लेंगे तो 52 हुआ। तो 20 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 52 से ज़्यादा ना हो। हम देखें कि 20 दूनी 40, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 में से 4 गया तो 1, इस प्रकार से 12 बचा। अब अगला जो अंक है वो उतारेंगे हम, तो यहाँ उतरेगा 4। अब हम 20 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 124 से ज़्यादा ना हो। तो हम 20 का पहाड़ा अगर देखें तो 20 पंचे 100, 20 छिंग 120, और 20 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते तो 140 होता है, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार पढ़ सकते हैं। तो 20 छिंग 120, तो हमने 120 लिखा, फिर घटाएंगे तो 4 में से 0 गया तो 4 बचा, यहाँ बाकी ये 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से। अब अंत में यहाँ पर बचा है 0, तो अब 0 को यहाँ पर उतारेंगे हम, तो जब 0 यहाँ पर आएगा तो अब देखें 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम घटाएं तो ये शेषफल यहाँ पर 0 है, तो ये इसका शेषफल कहलाता है। यहाँ जो संख्या रहती है ये भागफल कहलाता है, और ये जो संख्या है ये भाज्य कहलाती है, और जिसका हम भाग दे रहे हैं ये भाजक कहलाता है। तो ये चीज़ें हमको स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखें दूसरा, यहाँ पर 3,480 में 12 का भाग देना है, तो हम लिखेंगे 3,480 और उसमें 12 का भाग देना है। तो 12 का पहाड़ा हम पहले 3, अगर अकेली संख्या 3 लें तो ये छोटी है, तो 2 संख्या लेंगे 34, तो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा ना, तो 12 3 36 होता है, तो 12 दूनी 24, तो हम ये 2 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब हम उतारेंगे यहाँ से 8, तो 8 को हमने यहाँ उतारा, तो अब 12 का पहाड़ा, तो 12 नंबर 108 होता है, तो हमने 9 बार पहाड़ा इसका पढ़ रहे हैं 12 का, तो 108 हो गया। ये घटाने पर यहाँ पर 0, अब आखिरी में जो बचा है 0, तो 0 का, तो ये 0 में 0 कितनी बार जा सकता है, सिर्फ 0 बार जाएगा, तो इसको हम भागनास्ती का 0 या 12 शून्य हम 0 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर इसका जो भागफल है वो आएगा 290, तो उत्तर हम लिख देंगे भागफल बराबर 290। तो इस प्रकार से हम भाग के सवालों का अभ्यास करेंगे और भाग के सवालों को बार बार कर हम सीखेंगे। वर्कशीट क्रमांक 9 में हम देखेंगे कि दैनिक जीवन से संबंधित भाग पर आधारित कुछ सवाल हैं। जैसे यहाँ अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पृष्ठ उपलब्ध हैं, प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ उपलब्ध हैं, 200 पृष्ठ हैं, तो उपलब्ध पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएँ बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए हमको 6 लाख में हमने 200 का भाग देंगे तो जितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी उसकी संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार के सवालों पर उदाहरण के सवाल पर आधारित अन्य हम दैनिक जीवन में देखें। जैसे एक व्यक्ति है सूरज, तो सूरज 22,456 अपने 4 बेटों में बराबर बांटना चाहता है, तो बताइए कि हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे। तो वहाँ पर उसके पास जो कुल राशि है 22,456 है, तो 22,456 रुपये को
बांटना है, बांटना मतलब ये भाग होगा, तो कितने भाग बनेंगे और प्रत्येक भाग में कितना होगा, तो ये भाग की संक्रिया है। तो यहाँ हम भाग करेंगे इसमें 4 का, क्योंकि 4 बेटों में बांटना है। तो प्रत्येक बेटे को कितना मिलेगा, तो जो भागफल आएगा वही उसका उत्तर होगा। तो हम देखें कि 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, यहाँ 2 में तो 2 छोटा हो जाएगा, तो 2 संख्याएं लेंगे 22, तो ये बनेगी 22। तो 4 का पहाड़ा 4 पंचे 20, तो हमने यहाँ घटाया तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर उतारेंगे हम यहाँ से अगला जो अंक है दाहिनी तरफ वो 4। फिर 20 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 बार पढ़ने पर 4 6 24, 6 बार पढ़ सकते हैं हम, तो 4 6 24, तो ये आ गया 24। अब घटाने पर यहाँ 0 बच रहा है। फिर उतारेंगे हम 5, तो 5 को उतारे तो कितनी बार जा सकता है, 4 एकम 4, तो यहाँ बचा 1। फिर अगला जो अंक है वो आ जाएगा 16। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 का भाग 16 के लिए तो 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ हम बाजू में लिख दे रहे हैं ऋण 16, तो बराबर 0। तो यहाँ 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर ही 0 आ गया, शेषफल यहाँ पर 0 हो गया और दाहिनी तरफ भी कोई अंक नहीं शेष बचा है। तो इसका मतलब उत्तर जो हो जाएगा कि प्रत्येक बेटे को, तो उत्तर में हम लिख देंगे कि प्रत्येक बेटे को रुपये 5614 मिलेंगे। तो प्रत्येक बेटे को जो भाग मिलेगा वो 5614 रुपये प्रत्येक बेटे को मिलेंगे। इसी प्रकार हम एक अगला सवाल देखें कि यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा। तो यहाँ हम देखें कि 50 ग्राम शक्कर है, 1 गिलास शरबत बन रहा है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया गया, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम शक्कर में 1000 ग्राम होंगे। तो हम लिखेंगे कि चूँकि 50 ग्राम शक्कर से कितना बन रहा है, 1 गिलास, तो इसलिए 1000 ग्राम शक्कर से कितने गिलास बनेंगे, तो 1000 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा। जब भी इस प्रकार चूंकि और इसलिए का चिन्ह हम उपयोग करते तो यहाँ पर जो पहली संख्या पहली लाइन में रहती है वो भाग में जाती है और ये दूसरी और तीसरी का गुणा होता है। तो 1 गुणित 1000 भाग में नीचे आ जाएगा 50, तो अर्थात हमको 1000 में 50 का भाग देना है। तो हम 1000 में 50 का भाग दे देंगे, तो ये देखें कि 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ पर हमने 100 लिखा, घटाया तो यहाँ 0 बचा। अब यहाँ अगला 0 जब हम उतारेंगे तो यहाँ भाग नास्ती का 0, क्योंकि 50 शून्यम 0, तो अर्थात उत्तर जो होगा हमारा कितने गिलास शरबत बनेगा, तो उत्तर हम लिखेंगे कि 20 गिलास शरबत बनेगा। इस प्रकार हमने भाग पर आधारित सवालों को कक्षा 7वीं विषय गणित में हम वर्कशीट क्रमांक 10 में देखें तो एक सम संख्या और विषम संख्याओं की समझ की सम संख्याएं कौन सी होती थी। यहाँ अगर हम देखें जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये जो संख्याएं हैं 2 के पहाड़े में आती है, ये सब 2 की गुणज है या इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है जितनी भी संख्याएं हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो भी संख्याएं 2 का गुणज होती है वो सभी सम संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार हम देखें कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आगे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 13 के बाद क्या आएगा, 2 का अंतर चल रहा है, तो 15, 17, 19, 21, 23 और आगे जो भी संख्याएं आ जाए, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 के गुणज नहीं है। मतलब इनमें अगर किसी में भी हम 2 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो कोई संख्या सम है या विषम है उसकी जांच करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस संख्या में 2 का भाग दे दें। अगर 2 का पूरा भाग चला जाएगा तो वो सम संख्या है, अगर 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा कुछ शेष बचेगा, इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो इसी प्रकार हम
यहाँ जो पहला सवाल दिया गया है, प्रयास कीजिए के अंतर्गत कि 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। तो हम 10 के बाद देखें 10 से 30 बोला गया है, तो 10 से बड़ी संख्या चाहिए हमको। तो 10 से बड़ी कौन सी आ सकती है? 10 के बाद 12 आ सकता है, 14 आ सकता है, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, क्योंकि हमको संख्या कहाँ तक लेना है? 30। तो 20 से 30 के बीच में, तो ये सभी संख्याएं 10 से बड़ी है और 30 से छोटी है। तो इसके बीच में 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और अंत में 30 लिखा है। तो यहाँ ये संख्याएं सभी सम संख्याएं, क्योंकि इनमें सब में 2 का भाग चला जाता है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में दिया गया कि कोई 10 विषम संख्याएं लिखिए जो 40 से छोटी हो। तो 40 से छोटी विषम संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो हम जैसे 1 से चालू करें तो पहली संख्या 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो 10 संख्याएं हमको चाहिए। तो देखें कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं यहाँ 19 पर ही हो जाती। तो कोई भी हम संख्याएं ऐसी लिख सकते हैं जो 40 से छोटी हो। अब इसी प्रकार से हमको यहाँ दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य और असत्य ये छांटना है। तो 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो कोई भी 3 विषम संख्याओं को जोड़ के देखें, जैसे 3 और 5 8, 8 और 1 9। तो ये 9 आया, तो ये तो विषम है। तो यहाँ लिखा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो ये गलत है। तो ये कैसा है? असत्य है। तो ये कथन जो होगा असत्य है। फिर लिखा है 2 विषम संख्याओं का योग और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। तो 2 विषम संख्या, तो कोई भी 2 विषम ले लें, जैसे हमने 1 और 3 ले लिया, दोनों विषम है। तो 1 और 3 4 हुआ, और एक सम संख्या, और 4 के साथ में फिर एक सम संख्या को जोड़ें हम। तो सम संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया तो 2 को और जोड़ दें, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6। तो यहाँ बोला गया है कि एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि हम जोड़कर 6 जो आ रहा है 6 कैसे ही सम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, अब गुणा करके देख लें कोई भी 3 विषम संख्या, जैसे 5 3 15, 15 1 कम 15, तो कैसा आया? विषम आ रहा। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। कोई भी अगर हम देख लें तो विषम ही होगा। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। फिर यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। तो सम संख्या को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आएगा, और 0 क्या है? विषम नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? ये कथन भी कैसा है? असत्य है। फिर अगला देखें हम कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो 2 सम संख्याएं, कोई भी 2 सम संख्याएं ले लें, जैसे 2 और 4। तो 2 और 4 का गुणा कितना होता है? 8। 4 और 6, 6 चौके 24, 10 और 8 80। तो सभी तो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो ये कथन भी कैसा है? सत्य है। इस प्रकार हमने सम और विषम संख्याओं की अवधारणा और सम और विषम संख्याओं के कुछ गुण, उनके बारे में समझा। कक्षा 7वीं विषय गणित में हम वर्कशीट क्रमांक 11 में अभाज्य और भाज्य संख्याओं की अवधारणा को समझेंगे। तो अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य यानी ऐसी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाता हो और सिर्फ उसमें उसी संख्या का और 1 का भाग जाता है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के लिए जैसे एक संख्या ले रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी गई है। इनका गुणनखंड अगर निकालते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनका इनमें भाग जाता है। तो 1 में 1 का ही भाग जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या 1 हुई। इसी प्रकार हम 2 में देखें, 2 में 1 और 2 का भाग जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या 2 है। 3 में देखें तो 1 और 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 2 गुणनखंड है इसके। 4 में 1 का, 2 का और 4 का भाग जाता है, इसलिए इसके 3 गुणनखंड है। 5 में 1 और 5 का जाता है, तो इसलिए इसके 2 गुणनखंड है। इस प्रकार हम देखें कि 6 से लेकर 10 तक में अलग अलग संख्याओं में अलग अलग गुणनखंडों की संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 2 गुणनखंड किसके हैं? तो इसमें आ रहा है 2 का आ रहा है, 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड है। फिर यहाँ 3 के भी 2 गुणनखंड है। फिर 5 के 2 गुणनखंड है।
7 के 2 गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड हो, तो इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 आदि, इनके केवल 2 गुणनखंड हैं, एक और वह स्वयं वह संख्या, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कुछ संख्याएं जैसे हमने देखा यहाँ 4, तो 4 के गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाली 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। और यहाँ विशेष बात हमको ये याद रखना है कि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो एक ना तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आता है और ना अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आता है। तो यहाँ हम तालिका दी गई, इस तालिका में हमको कौन कौन सी संख्याएं, इसमें लिखा है कि उपरोक्त तालिका में दी गई अभाज्य संख्याओं पर घेरा बनाइए। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो एक 2 होगी, और दूसरी 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से 13 हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ देखें तो और कौन सी संख्या, तो यहाँ पर जैसे 97, इसमें भी 97 हो जाएगा, इसी प्रकार से 87 हो जाएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा, इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ 73 हो जाएगा, और 79। तो ये संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ एक और उसी संख्या के अलावा। तो ऐसी संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं हैं। कक्षा 7वीं गणित विषय में हम वर्कशीट क्रमांक 12 में जो आकलन पर आधारित है, तो आकलन मतलब हम यहाँ पर गुणा, भाग, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं की समझ के बारे में आकलन पर आधारित है। तो ये सवाल छात्रों को स्वयं करना है, पर उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो जैसे दिया है कि एक पेटी में 325 पुस्तकें आती, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएगी? तो यहाँ हम देखें कि एक पेटी में, तो एक पेटी में पुस्तकें आती है बराबर 325 पुस्तकें आती है। चूँकि हम लगा लें, इसलिए 52 पेटियां हैं, तो 52 पेटियों में कितनी पुस्तकें आती है? तो हम इसमें 325 में हमको 52 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ जो 52 का जब हम गुणा कर देंगे, इसमें जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। यहाँ गुणा करके अगर हम देखें तो 325 गुणित 52, तो हमको 52 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम यहाँ पहले 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। इकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे। दूसरी अंक का गुणा करेंगे तो 25 का 5, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। इस प्रकार अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर 0 आ गया, 5 और 5 10 का 0 हो गया, फिर हासिल का 1 रहा, तो 7 और 2 9 और 6 और 1। तो इस प्रकार हम देखें 16,900 पुस्तकें आएगी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ पर जो पेटी में 52 पेटियों में आएगी वो 16,900 पुस्तकें। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें, तो दूसरे सवाल में हमको यहाँ पर एक अलमारी की कीमत 5,750 रुपये है, तो ऐसी 32 अलमारियों की कीमतें क्या होगी? तो चूँकि एक अलमारी की कीमत बराबर रुपये 5,750 है, तो इसलिए 32 अलमारियों की कीमत बराबर, तो 5,750 गुणित 32, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे
तो यहाँ अगर गुणा करें हम तो 5750 गुणित 32, तो 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 सात 14 और 1 15 का 5, हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11। इसी प्रकार हम 3 का गुणा करें तो 3 शून्य शून्य, 3 पाँच 15 के 5, हासिल का 1, 3 सात 21 और 1 22 का 2, हासिल का 2, 3 पाँच 15 और 2 17। तो इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ लें तो यहाँ शून्य, 5 और 5 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 और 2 4, 1 और 7 8 और ये, तो इस प्रकार हम देखें तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1,84,000। तो इतनी अलमारियों की कीमत 1,84,000 रुपये, 84,000 रुपये होगी। यहाँ पर अगले सवाल में हम देखें तो यहाँ 3,480 में 12 का भाग देना है, तो 3,480 भागित 12। तो यहाँ पर 12 का हम पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 12 दूनी 24, 12 दिए 36, 36 3 बार में ज़्यादा होता तो 12 दूनी 24। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ बचा 0 और 3 में से 2 गया तो 1, फिर उतारेंगे 8 तो 12 9 में 108, तो यहाँ पर 0 बचेगा, फिर आगे 0 उतरेगा यहाँ पर, तो 0 जब आएगा तो यहाँ 0 12 का भाग सिर्फ 0 बार तो 12 शून्य 0। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा 290। यहाँ पर 11,450 में हमको 25 का भाग देना है, तो यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं तो 11,450, इसका जो हल है हम यहाँ स्थान ज़्यादा है इसलिए यहाँ कर लेते हैं 11,450 भागित 25। तो 25 का 11 1 में भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक लेंगे तो 11 बना, 11 भी छोटा है तो 3 अंक लेंगे तो 114। तो 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 114 से ज़्यादा ना हो, तो 25 चौके 100। तो हम देखें कि 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते तो 25 चौके 100, घटाएंगे तो 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 में से 1 गया तो ये 0। अब उतारेंगे हम यहाँ से 5, फिर देखें 25 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो 25 पंचे 125 होता है और 25 छक्के 150 150 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो 25 पंचे 125, तो 125। अब घटाएंगे हम तो 0, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 0 बचा। अब उतारेंगे अगला अंक जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 200 होगा, तो 25 8 है 200। तो यहाँ पर हम देखें इस प्रकार से, तो इसका भाग देने पर जो उत्तर आएगा कि 458, उत्तर बराबर 458 होगा। अंतिम सवाल इसी क्रम में है, तो जिसमें एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे 4,840 प्रश्नों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी, तो हमको 4,840 कुल प्रश्न हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे हमको पुस्तिका बनाना है, और एक पुस्तिका बनाने के लिए 40 की आवश्यकता, तो 40 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो 40 एकम 40 भाग दिया तो यहाँ घटाने पर 8 में 0 गया तो 8 बचा, 0 में 4 में 4 गया तो 0। इसी प्रकार से हम 4 उतारेंगे तो 40 दूनी 80, फिर हम घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमने 4 यहाँ उतार लिया, अब अगला 0 बचा है तो यहाँ पर आएगा, तो 40 एकम 40, तो यहाँ घटाने पर 0 बचा। तो अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 121 पुस्तकें अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी, तो उत्तर हो जाएगा इसमें 121 अभ्यास पुस्तिकाएं बन सकती हैं। इस प्रकार हमने अब वर्कशीट क्रमांक 12 तक के सवालों को और आकलन प्रपत्र को समझा है। छात्र बार बार अभ्यास करके इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं।